आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। जब भी कभी आर्थिक जीवन किसी भी चैप्टर का होगा तब हम कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, धंधे और सेवा के संदर्भ में आपसे बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के संदर्भ में हम लोग बात करने चल रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कृषि के बारे में। तो इसके बारे में कृषि के बारे में जैसा कि देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के जीवन का मुख्य आर्थिक आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। और हड़प्पा क्षेत्र का जो एरिया था वह बहुत ही उपजाऊ था, क्योंकि आप देख रहे हैं अधिकांश यहाँ के जो स्थल हैं वो नदियों के किनारे हैं और नदियों के आसपास का जो एरिया होता है वो जलोढ़ मिट्टी के वहाँ पर उसकी अधिकता होती है और इस कारण वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मिट्टियाँ हैं यहाँ की वो बहुत क्या हैं? उपजाऊ हैं, बहुत ही उपजाऊ हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो कृषि के उपकरण हैं वो धातु, प्रस्तर, लकड़ी के बनते थे, यानी धातु के, पत्थरों के और लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन ध्यान हमें रखना है कि यहाँ से कोई भी उपकरण लोहे का प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि जानते हैं कि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई है और उत्तर वैदिक काल में आप देख रहे हैं तंजीखेड़ा से इसका प्रमाण प्राप्त हो रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के कोई भी ऐसा स्थल नहीं है। कभी यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पाई किन धातुओं से अपरिचित थे, तो अगर उसमें विकल्प में लोहा है तो वह आपका उत्तर सही होगा। यही नहीं, बनावली और बहालपुर से मिट्टी के बने हुए हल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है कि हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बनावली। तो आप इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाइयों के जीवन का जो मुख्य आधार है आर्थिक, वह है कृषि। और कृषि इसलिए भी बेहतर है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। कारण हमने बताया कि अधिकांश हड़प्पाई स्थल महत्वपूर्ण नदियों के किनारे हैं और जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, जिसके कारण यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। और कृषि के उपकरण जो बने हुए थे वो धातु, प्रस्तर और लकड़ी के बने हुए थे। बनावली और बहालपुर से मिट्टी के हल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पर याद ध्यान रखें कि हड़प्पाई जुताई से भी परिचित थे और कहीं न कहीं वो जुताई के संदर्भ में जो उपकरण का प्रयोग करते थे वो हल था। और हल का प्रमाण भी हमें बनावली से प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, कालीबंगा से हमें जुताई के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें जुताई के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक साथ 2 फसल बोए जाने के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वह उत्तर आपका होगा कालीबंगा। जैसे आज देखते हैं आज के समय में कि सरसों और जैसे गेहूँ को साथ लोग बो देते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं हड़प्पाई भी एक साथ 2 खेती करने की पद्धति से परिचित थे और जिसका प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। आगे, हड़प्पाई रबी की फसल मुख्य रूप से उपजाते थे। जो भी वहाँ का क्लाइमेट था उसके लिए रबी की फसल को बहुत बेहतर ढंग से उस जलवायु में उगाया जा सकता था। और इनकी मुख्य फसलों में गेहूँ और जौ शामिल था। उत्तम कोट का जौ भी आपको बनावली से प्राप्त होता है। और सिंधुवासी 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान रखते थे, लेकिन इन्हें ईख का ज्ञान नहीं था, ये ईख से अनभिज्ञ थे। क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो फसल तो कई हैं जिससे वो अपरिचित थे या कहिए कि उनके प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। हम उन्हीं फसलों के बारे में चर्चा कर सकते हैं जिनका प्रमाण हमें हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त है। तो जब हम संख्या में देखते हैं तो लगभग 9 प्रकार के फसलों से वो परिचित थे। और यही नहीं, लेकिन ईख का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। यहाँ देखना है कि इनकी मुख्य जो फसल थी वो देख रहे हैं रबी की फसल, और रबी की फसल में गेहूं और जौ विशेष तौर पर थी।
और देखा जाए ये लगभग 9 प्रकार की फसलों का प्रयोग करते थे या इन्हें ज्ञान था, उपजाते थे, और लेकिन इन्हें ईख का ज्ञान नहीं था, ईख से ये अनभिज्ञ थे। हड़प्पाई सिंचाई के तौर पर तालाब नहर का तो प्रयोग करते ही थे, साथ में कुएं का, लेकिन मुख्य रूप से वो अगर किसी पर आधारित थे तो वर्षा के जल पर, यानी वर्षा के जल के द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से वो किया करते थे। तो हड़प्पाइयों की कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की फसल उगाते थे तो वो रबी की थी, और इनका मुख्य फसल गेहूं और जौ था। और सिंधुवासी लगभग 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान रखते थे, लेकिन ईख से अनभिज्ञ थे। और सिंचाई के तौर पर खास तो देखा जाए तो कुएं, तालाब और नहर का तो प्रयोग नहर करते ही थे, लेकिन मुख्य रूप से वर्षा जल पर ये निर्भर थे। तो यहाँ हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो थोड़ा सा प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है सिंचाई के संदर्भ में। जैसे सुरतघई से हमें नहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और एक नया प्रश्न है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से हमें नहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आप जान रहे हैं कि आज के समय में सिंचाई के संदर्भ में नहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और प्राचीनतम दौर में देखा जाए तो नहर का स्पष्ट प्रमाण हमें हड़प्पाई स्थल है सुरतघई, वहाँ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से धौलावीरा से शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं। 16 जलाशय के प्रमाण हमें धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा महत्वपूर्ण स्थल था जिसका विभाजन न केवल जिस नगर का विभाजन 2 क्षेत्र में नहीं बल्कि 3 क्षेत्रों में किया गया था, दुर्ग, निचला नगर और मध्य क्षेत्र में किया गया था। अल्लाहदीनो भी एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा का। यहाँ से कुएं के साथ नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे हम लोगों ने राहट के तौर पर देखा था, या गांव में कुएं से जल निकाल करके और कैसे बैलों द्वारा सिंचाई की जाती थी और सीधे वो नालियों से होते हुए खेतों तक वो पानी पहुंचता था जिससे सिंचाई का कार्य होता था। तो ऐसा प्रमाण मुझे अल्लाहदीनो से प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से हमें सभी घरों में निजी कुओं का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये सब प्रश्न मिलान करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल जैसे बन सकते हैं प्रश्न वैसे यहाँ पर रखा हुआ है। और ये बिल्कुल नया प्रश्न है कि नहर का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जब भी सल्तनत की बात करेंगे तो कई बार आएगा कि सल्तनत काल का वो कौन सा शासक है जिसने नहर का निर्माण कराया, किसने नहरों की जाल बिछवाई, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण नहर हैं जो दिल्ली पर क्षेत्र में स्थित हैं। लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि नहर का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है, प्राचीनतम का संदर्भ यह है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में वह सुरतघई से प्राप्त हो रहा है, और धौलावीरा से शैलकृत जलकुंड प्राप्त हो रहे हैं। अल्लाहदीनो से कुएं के साथ नालियों का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, जबकि मोहनजोदड़ो से हर घर में कुएं हमें मिल रहे हैं, अर्थात निजी कुओं का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह है मोहनजोदड़ो से। तो हम सिंचाई के संदर्भ में देख रहे हैं कि हड़प्पाई नहर से परिचित थे, कथन हो सकता है और कारण हो सकता है, क्योंकि सुरतघई से नहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कथन भी सही होगा, कारण भी सही होगा, और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करेंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे आपने जैसा देखा कि हड़प्पाई कृषि से परिचित थे और जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में कृषि किया करते थे। कृषि के उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं और सिंचाई की भी व्यवस्था थी। रबी की फसल सर्वाधिक उपजाते थे, और जब देखा जाए, और यही नहीं, जब अधिशेष का उत्पादन होता था तो उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उनके पास अन्नागार भी हुआ करते थे। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशालतम जो इमारत है वह अन्नागार है, यानी उत्पादन को संग्रह करने के लिए अन्नागार का निर्माण हड़प्पाइयों ने कराया था। और सबसे बड़ा अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो में प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की विशालतम जो इमारत है वो अन्नागार ही है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अन्नागार हमें हड़प्पा से भी प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो के अलावा हम देख रहे हैं हमें अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त होता है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है। लेकिन यह अन्नागार दुर्ग क्षेत्र के बाहर रावी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हड़प्पाइयों का यह नगर था और ये 2 भागों में बटा हुआ था। तो जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वह दुर्ग क्षेत्र में है, जबकि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो अन्नागार है दुर्ग क्षेत्र से बाहर रावी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा लगता है कि नदियों के माध्यम से आयात और निर्यात बहुत अनाजों का होता था, और उसे सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए अन्नागार का निर्माण कराया गया था। और आप देख रहे हैं कि कैसे अन्नागार आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं।
तो इस प्रकार से हमने अन्नागार के संदर्भ में देखा कि हड़प्पाई कहीं न कहीं बहुत जागरूक थे और अपने अनाजों को बहुत सुरक्षित और संरक्षित ढंग से रखना चाहते थे। वो जानते थे भली बात इस बात को कि कैसे अनाजों को सुरक्षित हम रखें, उसके लिए कैसे इमारतों का निर्माण कराएं, और आखिरकार उन्होंने एक भव्य इमारत का निर्माण कराया। और शायद इसीलिए उन्होंने कराया कि अन्न को वो सबसे ज़्यादा वरीयता देते थे। हमारे वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। हम देखते हैं अनाज जब बर्बाद होता है तो अनाज नहीं बर्बाद होता है, उसके पीछे हमें वो भूमि बर्बाद होती है, हमारी सरकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वह बर्बाद होती हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो होती हैं सिंचाई के लिए वो भी बर्बाद होती हैं, जल बर्बाद होता है, मनुष्य का श्रम बर्बाद होता है। तो वाकई हड़प्पा अगर हमारा प्रथम नगर बना है तो उसके पीछे बहुत सारे कारक भी रहे होंगे, और हड़प्पाई इस चीज़ को समझते थे कि अवशेष का उत्पादन अगर कर रहे हैं तो उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने का उत्तरदायित्व भी हमारा है, और इसी कार्य के लिए उन्होंने अन्नागार का भी निर्माण कराया था। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशालतम इमारत अन्नागार है, जो कि कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और यही नहीं, आप देख रहे हैं हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, हड़प्पा स्थल से भी अन्नागार प्राप्त है, लेकिन बहुत ध्यान देना, यूपीएससी में पूछा गया है, यह दुर्ग क्षेत्र के अंदर नहीं बल्कि दुर्ग क्षेत्र के बाहर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर देख रहे हैं पशुपालन। हड़प्पाई पशुपालन से भी परिचित थे, हड़प्पाई पशुपालन से भी परिचित थे, और वो विभिन्न मवेशियों जैसे बैल, बकरी, ऊंट, भेड़ आदि को पालते थे। हड़प्पा सभ्यता से गाय, घोड़ा, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस बात का ध्यान देना है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पाई इनसे अपरिचित थे, क्योंकि बैल है तो गाय का निश्चित प्रमाण हमें प्राप्त होता है, घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हैं इस बात के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि घोड़ा जो है, घोड़े का प्रमाण हमें प्राप्त तो है, लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि परवर्ती हड़प्पा से प्राप्त है, और शेर के साथ साक्ष्य हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलते, जबकि बाघ मिले हुए हैं। हमने आपसे बताया था कि यह प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? जैसे याद है मोहनजोदड़ो से हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसे के बारे में बात हुई थी, तो जब हम हाथी, बाघ और गैंडा और भैंसे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें हाथी, गैंडा, भैंसा या बाघ के बारे में है, लेकिन हो सकता है विकल्प में उसकी जगह पर शेर दे दिया गया हो। क्या दे दिया गया हो? शेर दे दिया गया हो। तो वहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शेर गलत होगा वह विकल्प जिसमें वो शेर होगा, बल्कि बाघ वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्वानों का मानना है, घोड़ों के संदर्भ में बात हो रही है, कि परवर्ती हड़प्पा से घोड़ों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहां से? परवर्ती हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। जैसे अगर बात करें बलूचिस्तान से घोड़े का जीवाश्म मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति मिली हुई है, लोथल से घोड़े के 3 मुख वाली मूर्तियां, 3 मुख्य मूर्तियां मिली हुई हैं, और सुरकोता से घोड़े की हड्डी मिली हुई है। या प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, आपस में मिलान करिए, घोड़े का जीवाश्म कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से मिट्टी के घोड़े की आकृति मिली हुई है, लोथल से घोड़े की 3 मुख्य मूर्तियां मिली हुई हैं, और सुरकोटा से घोड़े की हड्डी मिली हुई है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि हड़प्पाई पशुपालन से भी परिचित थे, और किन किन पशुओं का प्रमाण प्राप्त हुआ इसको हमने देखा, किससे वो अपरिचित थे इसके बारे में भी देखा। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि वो क्या गाय, घोड़े या शेर से अपरिचित थे? तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि गाय से निश्चित परिचित रहे होंगे, लेकिन उनका प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बैल है तो निश्चित तौर पर गाय रही ही होगी। और दूसरे संदर्भ में कहा जाए, घोड़े की जो अस्थियां मिल रही हैं, घोड़े के जो प्रमाण प्राप्त हैं, जिस पर बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि विकसित हड़प्पा में घोड़े का प्रमाण हमें नहीं प्राप्त होता है, बल्कि परवर्ती हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित हो गए थे। और इसी संदर्भ में बलूचिस्तान से घोड़े का जीवाश्म, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मुख्य मूर्तियां, सुरकोता से घोड़े की हड्डियां हमें प्राप्त होती है। ये अक्सर यह प्रश्न विकल्प में हूबहू ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ 2 बात ध्यान रखना है कि अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि विकसित हड़प्पा के लोग घोड़े से अपरिचित थे। ठीक, तो आगे चलते हैं हम शिल्प उद्योग की तरफ, और देख रहे हैं कि हड़प्पाई शिल्प उद्योग या व्यवसाय भी किया करते थे, और भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से, भिन्न भिन्न प्रकार के
उद्योग धंधों से वो परिचित थे और इस संदर्भ में भिन्न भिन्न व्यवसाय में वो क्रियाशील भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखें, पहले नंबर पर सूती के बारे में हमने कहा है कि हड़प्पाई सूती वस्त्रों के प्रथम प्रयोक्ता एवं नियोक्ता थे, यानी उन्होंने देखा जाए पहली बार कताई बुनाई कढ़ाई भी की, और ऐसा ये भी है कि हड़प्पाई कताई बुनाई और कढ़ाई से परिचित थे, जिसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं हड़प्पा स्थल में। जैसे आप देख रहे हैं लोथल से हमें रंगाई कुंड प्राप्त हो रहा है, और वहीं मोहनजोदड़ो से जो मुझे योगी की प्रतिमा मिली हुई है वो साल उड़े हुए, उसमें तिपतिया फूल बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो लोग कढ़ाई वाला है, तो कढ़ाई से भी परिचित थे। और आप देख रहे हैं कि सूती कपड़े के ये प्रथम प्रयोक्ता और नियोक्ता भी थे, अर्थात सूती कपड़े ये लोग पहना करते थे। दूसरे संदर्भ में अगर देखा जाए, कथन कारण का प्रश्न भी बन सकता है कि हड़प्पाई कताई बुनाई कढ़ाई से परिचित थे, कथन दे सकता है, या कढ़ाई जानते थे, कारण दे सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मूर्तियां हैं उन पर तिपतिया रंग की कढ़ाई की गई है। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो से, उसी का प्रमाण है सूती कपड़ों का कि मोहनजोदड़ो से लाल रंगे हुए कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी लाल रंग का एक कपड़ा है और उसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार कालीबंगा से सूती कपड़ों में लिपटा हुआ उस्तूरा मिला हुआ है। गांव में देखा जाए तो जब भी नाई पहले आते थे तो वो उस्तूरा रखते थे, अब तो बड़ा सावधानी बरतने लगे लोग, तो उस्तूरों को बढ़िया कागज में कपड़ों में लपेट करके रखा करते थे, क्योंकि वो धार उसमें हुआ करती थी। तो उस तरह का स्पष्ट प्रमाण वही उस्तूरा, जैसे आज के समय में देखा जाए वैसे उस्तूरे को कपड़े में लिपटा करके रखा गया था, जिसका प्रमाण मुझे कालीबंगा से प्राप्त होता है। और यही नहीं, लोथल से मुद्रा पर सूती कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। तो मुद्रा पर सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। इसी प्रकार मिट्टी की नांद पर वस्त्र का निशान कहाँ से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर से। कहाँ से? आलमगीरपुर से प्राप्त होता है, आलमगीरपुर से प्राप्त होता है। तो यह भी मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही विकल्प आपके सामने होते हैं कि हड़प्पाई सूती वस्त्रों से परिचित थे या निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब सही सुमेलित है तो ये चार विकल्प एक तरफ दे दिया जाएगा और उनसे जुड़ी हुई बातें होंगी, उनको कहा जाएगा आपस में आप मिलान करिए। हो सकता है आलमगीरपुर की जगह पर देसलपुर दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, या सभी सही हैं। तो यहाँ पर विकल्प 1 2 3 सही होता अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई विकल्प होता। तो और अभी चारों विकल्प सही हैं। तो हमें ध्यान रखना है, लाल रंग का जो कपड़ा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, उस्तूरों में सूती कपड़ा लिपटा कालीबंगा से प्राप्त है, मुद्रा पर सूती कपड़े का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है, और मिट्टी की नांद पर वस्त्र का निशान आलमगीरपुर से प्राप्त है। आगे चलते हैं, हम लोग धातु उद्योग के बारे में देख रहे हैं। धातु उद्योग के बारे में इस समय सोना चांदी तांबा पीतल कांसा किससे मिलकर के बना होता है? यह प्रश्न बना हुआ है। तांबा और टिन से मिलकर के कांसे का निर्माण होता था, का व्यवसाय करते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं रखते थे। देखिए यहाँ पर दोबारा आ गया कि हड़प्पाई लोहे से अपरिचित थे, हड़प्पाइयों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं मन का उद्योग, हड़प्पाई सभ्यता के लोग मन का उद्योग से भी परिचित थे, हड़प्पाई मन का उद्योग से भी परिचित थे। और आप देख रहे हैं इनके मन के जो हैं हमें बनाने के जो कारखाने हैं वो चन्हूदड़ो और लोथल से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? चन्हूदड़ो और लोथल से। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि मन का बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त है? चन्हूदड़ो और लोथल से। यही नहीं, बालाकोट एवं लोथल से सीप उद्योग का एक विकसित स्वरूप मिला है। विद्वानों ने कहा है कि यह स्वरूप नहीं बल्कि सीप उद्योग का यह केंद्र था। कौन सा? अगर पूछा जाए आपसे कि लोथल और बालाकोट किसका महत्वपूर्ण केंद्र था, तो सीप उद्योग का केंद्र था। इस बात का भी ध्यान रखना है। और यही नहीं, सिंधु सभ्यता या सिंधु के रोहिणी क्षेत्र से पत्थर के बड़े खदान मिले हुए हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पाई पत्थर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण से लेकर के विभिन्न प्रकार की मूर्तियों तक के बनाने में प्रयोग किया करते थे। और ये पत्थर के खदान प्रायः कहाँ से वो आते थे, कौन क्षेत्र? तो कहाँ से? सिंधु के रोहिणी क्षेत्र से पत्थर का खदान प्राप्त हुआ है। और इसी खदान के निकले हुए पत्थरों से हड़प्पाई कहीं न कहीं देखा जाए
चाहे वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, मनकों का, गुड़िया का निर्माण किया करते थे। और इसके अलावा हम मोहर उद्योग के बारे में भी बात कर रहे हैं। हड़प्पा की सर्वाधिक मोहर सेलखड़ी की बनी हुई थी। यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है कि सब हड़प्पाई किसकी मोहर बनाते थे, तो सेलखड़ी की बनाते थे, और जिसका आकार सर्वाधिक जो प्रचलित था वर्गाकार था। कैसा था? यह वर्गाकार। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन वर्गाकार अगर विकल्प में नहीं है तो आप देखेंगे आयताकार मोहरें भी हड़प्पा में बनती थी, जबकि मेसोपोटामिया की मोहरें बेलाकार हुआ करती थी, और लोथल से हमें बटनाकार मोहर प्राप्त है। और इस प्रकार की बटनाकार मोहर का प्रचलन फारस में था। कहाँ पर था? फारस में था। तो हम मिलान करने के लिए ये आ सकता है। हड़प्पा का मिलान आप वर्गाकार से कर सकते हैं, आप देख रहे हैं मेसोपोटामिया का बेलनाकार से कर सकते हैं, और फारस का आप बटना आकार से कर सकते हैं। और देख रहे हैं सर्वाधिक, दो बातें ध्यान रखना है यहाँ मोहरों पर कि यहाँ मोहर उद्योग बड़े पैमाने पर प्रचलन में था। ये भी ध्यान रखना है कि अधिकांश मोहर जो बने हुए थे सेलखड़ी के बने हुए थे, और जिनका सर्वाधिक प्रचलित जो आकार था वो वर्गाकार था। वर्गाकार अगर विकल्प में नहीं है तो आयताकार आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं। आगे हम लोग बात भी कर रहे थे कि वर्गाकार मोहर पर पशु एवं लिपि का अंकन है, जबकि आयताकार मोहर पर केवल लिपि का अंकन हमें प्राप्त होता है। ये हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर हैं वो सिलखड़ी की बनी हुई हैं, पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हड़प्पाई वर्गाकार एवं आयताकार मोहरों का निर्माण करते थे, ये भी सही हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि लोथल से हमें फारस की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, यह भी सही है। चौथा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्गाकार मोहरों पर पशु और लिपि का अंकन होता था, जबकि आयताकार मोहरों पर केवल लिपि का अंकन होता था, तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम नहीं जान रहे हैं और यहाँ पूछ लिए कि वर्गाकार मोहर देखा जाए पूरी तरह से सादे होते थे, तो न जानने के कारण यह उत्तर हमारा गलत हो सकता है। तो ध्यान रखना है, वर्गाकार जो मोहर थे जिनका सर्वाधिक प्रचलन था उन पर लिपि भी थी और साथ में पशु का अंकन भी था, लेकिन आयताकार मोहर में केवल और केवल लिपि मिलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अन्य उद्योगों की बात करें तो हम देख रहे हैं जैसे मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ईंट उद्योग प्रचलन में था हड़प्पा में। आप पता ही है कि अधिकांश भवनें ईंटों से निर्मित थी, लेकिन ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा चटाई उद्योग भी विद्यमान था। तो इस तरीके से हम लोग हड़प्पा के बारे में देख रहे हैं कि हड़प्पाई का जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्था थी, वह काफ़ी विकसित थी और उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में इस वीडियो पर चर्चा हो रही है। और अभी हम ईंट उद्योग के बारे में देखें कि ईंट उद्योग से भी हड़प्पाई परिचित थे और उनके ईंटों का जो अनुपात था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, वो 4:2:1 था। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतनी ही हम चर्चा कर रहे हैं और अपने जो नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा होगी, वह भी महत्वपूर्ण है, जिनमें अभी बहुत सी सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। तो एक एक करके हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।